नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम आरबीआई तथा व्यापारिक बैंकों के कार्य, मौद्रिक नीति तथा वित्तीय समावेशन वाले टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम आरबीआई के कार्यों को पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं आरबीआई के कार्य से। देखिए, आरबीआई के कार्यों को समझने के लिए हमें आरबीआई को समझने से पहले हमें वित्तीय बाजार एवं मुद्रा बाजार के बारे में समझ लेना अति आवश्यक होता है। यहाँ पर बाजार से तात्पर्य उस तंत्र से है जिसमें बचत एवं निवेश का सतत रूप से प्रवाह होता रहता है। अब यहाँ पर जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में हम कृषि क्षेत्र को, फिर उसके बाद में औद्योगिक क्षेत्र को एवं सेवा क्षेत्र को बहुत ही अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, और आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए या कृषि को बढ़ावा देने के लिए निवेश की आवश्यकता होती है। वहीं औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए या उद्योगों की स्थापना हेतु निवेश की आवश्यकता होती है, और वहीं सेवा व्यापार को बढ़ाने के लिए भी निवेश की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में बढ़ावा या वृद्धि हेतु निवेश अति अनिवार्य होता है। अब सवाल ये है कि ये निवेश आता कहाँ से है। तो अगर हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति कार्य करता है और उस कार्य हेतु उसको इनकम या आय प्राप्त होती है। इनकम का वह कुछ भाग खर्च कर देता है या उसका उपभोग कर लेता है, राइट, या जिसको हम कह सकते हैं वो इनकम का कुछ भाग वो खर्च कर लेता है, और उसी इनकम में से जो कुछ भी बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। और यही जब इसी बचत का प्रयोग जब कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है तो उसे ही हम एक तरीके से निवेश कहते हैं, या इसी बचत का निवेश के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर वह प्रणाली या वह तंत्र जो बचत एवं निवेश के सतत प्रवाह को बनाए रखता है उसको हम बाजार कह सकते हैं, और इसी आधार पर हम यहाँ पर वित्तीय बाजार, मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार के बारे में पढ़ेंगे। तो वित्तीय बाजार क्या होता है? वित्तीय बाजार एक व्यापक बाजार होता है जो पूंजी के आधिक्य वाले क्षेत्रों से, अर्थात जहां पर बचत ज़्यादा है। देखिए, कुछ लोगों के पास में, कुछ लोगों की आय ज़्यादा होती है और उनके खर्चे कम होते हैं, तो उनके पास में जो है बचत ज़्यादा होगी। अर्थात जिन क्षेत्रों में या जिन लोगों के पास में पूंजी अधिक है, अगर वहाँ से उन क्षेत्रों में उस पूंजी का प्रवाह करना जहां पर पूंजी की क्या है, कमी है, तो इस प्रवाह को ही गतिशील बनाए रखने में यहाँ पर वित्त बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि जैसे सेवा क्षेत्र में जो भी व्यक्ति कार्य करता है, जो भी सर्विस दे रहा है, उसको हर साल जो है वो हर महीने जो है उसको सैलरी मिलती है, अर्थात हर महीने उसकी आय होती है, उसमें से वो कुछ खर्च कर देता है, और जो कुछ भी बचत होती है वो उस बचत को बैंक में डिपॉजिट कर देता है, अर्थात जमा कर देता है। बैंक उसी जमा को फिर औद्योगिक क्षेत्र को या कृषि क्षेत्र में ऋण के रूप में उसको निवेश में दे देती हैं, और इस तरीके से ये जो है चक्र अर्थव्यवस्था में चलता रहता है। और यदि अर्थव्यवस्था में इस तरीके से पूंजी का प्रवाह होता रहेगा तो उससे हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो और चाहे वो सेवा क्षेत्र हो, तीनों क्षेत्रों में पूंजी के प्रवाह से औद्योगिक वृद्धि होगी या विकास होगा। तो यहाँ पर वित्तीय बाजार एक व्यापक बाजार होता है जहाँ पर पूंजी के आधिक्य वाले क्षेत्रों से पूंजी का कमी वाले क्षेत्रों तक पूंजी का प्रवाह या गतिशीलन सुनिश्चित किया जाता है, एवं इसमें बचत एवं निवेश को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें बचत को निवेश में बदलकर प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी एवं रोजगार प्राप्ति को प्रोत्साहित करने में सहायक होता है। तो उस बाजार को क्या कहा जाता है? वित्त बाजार कहा जाता है, राइट। अब यहाँ पर जो पूंजी का प्रवाह हो रहा है,
अगर उस पूंजी के प्रवाह को अगर हम समय के आधार पर देखें तो उससे जो वित्त बाजार है वो दो प्रकार का होता है, राइट। जैसे हम यहाँ पर देखें तो जो वित्त बाजार है वो मुद्रा बाजार एवं दूसरा कौन सा हो जाएगा, पूंजी बाजार में हो जाएगा। और इसमें जो अंतर है वो केवल और केवल किसका है, समय का है। देखिए मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जिसमें मौद्रिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का अल्पकाल अर्थात रात भर से लेकर 1 वर्ष तक के लिए, सामान्यतः 1 वर्ष तक या 364 दिन तक। देखिए जब यहाँ पर मौद्रिक या परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय 1 वर्ष की अवधि तक या 364 दिन तक के लिए होता है तो उस बाजार को हम क्या कहते हैं, मुद्रा बाजार कहते हैं। अर्थात मुद्रा बाजार वित्त बाजार का वह भाग होता है जहां पर मौद्रिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का अल्पकाल अर्थात 1 वर्ष तक के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। तो वहीं अगर हम देखें तो जो पूंजी बाजार होता है, पूंजी बाजार वित्त बाजार का वह भाग होता है जहां पर विभिन्न वित्तीय प्रतिभूतियों, राइट, सिक्योरिटियों या परिसंपत्तियों का मध्यम काल एवं दीर्घकाल मुख्य रूप से 1 वर्ष की अवधि के लिए जब क्रय विक्रय होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पूंजी बाजार कहते हैं, राइट। अब सीधी सी बात है, तो मुद्रा बाजार में जो प्रतिभूतियां हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय 1 वर्ष तक के लिए होता है और यहाँ पर 1 वर्ष से अधिक के लिए। जो मुद्रा बाजार है फिर वो संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र एवं उपमुद्रा क्षेत्र में विभाजित होता है। संगठित क्षेत्र से तात्पर्य उन वित्तीय संस्थाओं के समूह से है जिनको रेगुलेट करना एवं नियंत्रित करना आसान होता है या जिनका नियंत्रण किसी न किसी कानून या विनियमन के माध्यम से होता है। वहीं असंगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिनका नियंत्रण या रेगुलेशन किसी भी नियम के तहत नहीं किया जाता है और हो जाएगा वहां पर उपमुद्रा क्षेत्र, जिसके बारे में हम और आगे डिटेल से पढ़ेंगे। वहीं जो पूंजी बाजार होता है, पूंजी बाजार में वित्तीय प्रतिभूतियों या जो होता है पूंजी बाजार में प्राथमिक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वित्तीय प्रतिभूतियों या अंशपत्र शेयर का पहली बार क्रय विक्रय होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक बाजार कहते हैं। और जिसमें वित्तीय प्रतिभूतियों या अंशपत्र का लगातार जो है क्रय विक्रय होता है तो उसे हम द्वितीयक बाजार कहते हैं। अब हमारा जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा वो मुद्रा बाजार पर रहेगा यहाँ पर। अब देखिए जो मुद्रा बाजार होता है, मुद्रा बाजार में यहाँ पर संगठित क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या आ जाएगा, आरबीआई। तो संगठित क्षेत्र में आरबीआई, वाणिज्यिक बैंक, विदेशी बैंक, विकास बैंक, राज्य वित्त निगम और आरआरबी सम्मिलित होते हैं। तो वहीं असंगठित क्षेत्र में अगर हम देखें तो साहूकार, जैसे कृषि क्षेत्र में मैंने बताया था कि स्वतंत्रता के बाद से ही कृषि में स्थानीय स्तर पर जो साहूकार होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, वो ऋण उपलब्ध कराते हैं और ये उच्च दरों पर उपलब्ध कराते हैं। वहीं चिट फंड और देसी बैंकर्स, तो ये जो है ये असंगठित क्षेत्र के वित्तीय संस्थान हैं। तो वहीं अगर हम देखें उप मुद्रा बाजार में हुंडी का क्रय विक्रय किया जाता है, ट्रेजरी बिल का। फिर ये जो है ये कमर्शियल पेपर है, राइट, कमर्शियल पेपर का क्रय विक्रय। और यहाँ पर कमर्शियल क्या हो जाएगा, डिवेंचर्स हो जाएगा, राइट। तो ये जो है ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर मुद्रा बाजार के बारे में चर्चा हो जाएगी, राइट। अब मुद्रा बाजार में ही आता है पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम, राइट। तो यहाँ पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम हो जाएगा। अर्थात मैंने अभी आपको बताया था कि बैंकिंग सिस्टम ही बचत एवं निवेश के प्रवाह को बनाए रखता है, राइट। जो बैंकें होती हैं वो क्या करती हैं, देखिए जो यहाँ पर आम नागरिक होते हैं उनकी जो बचत होती है, राइट, उस बचत को जो बैंकें होती हैं वो जमा के रूप में क्या करती हैं, स्वीकार करती हैं, राइट। और उसी जमा को जो बैंकें होती हैं वो अन्य क्षेत्रों में ये क्या करती हैं, अन्य क्षेत्रों में
निवेश कर देती हैं या उसको निवेश कर देती हैं या उसको ऋण के रूप में दे देती हैं, राइट, जिससे अन्य उद्योगों की या सेवा क्षेत्र की वृद्धि होती है। तो एक तरीके से जो बैंक हैं ये बचत एवं निवेश के प्रवाह को बनाए रखती हैं और यही हमको यहाँ पर मुद्रा बाजार में बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। अब हमारे मेंस के एग्जाम में यहाँ पर आरबीआई तथा व्यापारिक बैंकों के कार्यों के बारे में दिया है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आरबीआई का कार्य है वो अन्य बैंकों से अलग हो जाता है। यहाँ पर जो आरबीआई का कार्य है एवं जो व्यापारिक बैंक हैं उनके कार्य में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। अंतर क्या है कि यहाँ पर जो व्यापारिक बैंकें होती हैं उन पर नियंत्रण और उनका जो रेगुलेशन है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अर्थात आरबीआई हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम में रेगुलेटर, फैसिलेटर और वी कैन से दैट यहाँ पर नियंत्रक की भूमिका निभाता है। तो हमें यहाँ पर आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की जो भूमिका है वो अगर हमको समझ में आ जाएगी तो हमको आसानी से आरबीआई के कार्य भी समझ में आ जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम यहाँ पर आरबीआई के कार्यों को पढ़ेंगे। अब आरबीआई के कार्यों को पढ़ने से पहले हमें आरबीआई को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस तरीके से हुई। अगर आपने आधा इसको समझ लिया तो आधे कार्यों को आप वैसे भी समझ ही जाएंगे, राइट। अब अगर मैं आपको जैसे बताना चाहूँ तो देखिए हमारे देश में देखिए जो बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत है या आधुनिक बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत यूरोप में हुई थी और हमारे देश में भी बैंकिंग व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय भी यूरोपियंस को जाता है। भारत में जो पहली बैंक थी उसकी स्थापना भी यूरोपियंस के माध्यम से या यूरोपियंस के द्वारा की गई थी। बाद में आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे या अंग्रेजों ने हमारे देश में प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की थी। अर्थात हमारे देश में जो बैंकिंग प्रणाली है या जो बैंकिंग व्यवस्था है उसकी शुरुआत करने का श्रेय भी यूरोपियंस को जाता है और यूरोपियंस और विशेषकर ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में कई बैंकों की, जिसमें मुख्य रूप से थे प्रेसिडेंसी बैंक, तो कई बैंकों की हमारे देश में स्थापना की थी और स्वतंत्रता से पहले भारत में कई बैंकों की स्थापना ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर काफी लंबे समय तक भारत में कई बैंकों की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन हमारे देश में कोई भी एक ऐसा बैंक नहीं था जो अन्य बैंकों की कार्यविधि को, उनके विनियमन को या उन पर नियंत्रण कर सके, उनको रेगुलेट कर सके। हमारे देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना का जो पहला प्रयास है वो चेम्बरलेन आयोग ने किया था, राइट। तो हमारे देश में कई बैंकें थी और उन पर नियंत्रण के लिए या उनके रेगुलेशन के लिए देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना का जो पहला प्रयास था वो चेम्बरलेन आयोग ने 1914 में किया था, लेकिन इसके प्रयासों पर अंग्रेजों ने अधिक ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में सन 1926 में, राइट, केंद्रीय बैंक की स्थापना की जो सिफारिश है वो 1926 में हिल्टन यंग आयोग, दरअसल 1926 में कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, ये एक कमीशन का गठन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो हिल्टन यंग थे, इसीलिए इसको हिल्टन यंग आयोग भी कहा जाता है। तो 1926 में कमीशन ऑन इंडियन करेंसी या फिर हम ये कहें कि हिल्टन यंग आयोग ने भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने फिर भी इस पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझा। और जैसा कि आपको पता है कि 1929 की जो आर्थिक महामंदी थी और इस 1929 की आर्थिक महामंदी में जो जितनी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं थी, चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन की हो, तो 1929 की महामंदी में दुनिया की पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो गई और उन अर्थव्यवस्थाओं का जो शेयर बाजार था और वहाँ की जो बैंकें हैं वो एकदम से क्या हो गई, ध्वस्त हो गई। और इसी 1929 में जो अमेरिका की 450 से अधिक बैंक
कोलैप्स हो गई, एकदम से ही ध्वस्त हो गई। और ये 1929 की आर्थिक महामंदी एक बहुत बड़ी घटना थी, और इस घटना से सबक लेकर ब्रिटिश सरकार ने फिर भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना को लेकर ब्रिटिश सरकार सक्रिय हुई। अर्थात ब्रिटिश सरकार ने फिर सोचना शुरू किया कि चूंकि हमारे देश में उस समय पे उतना हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो अंग्रेजों के नियंत्रण में थी, अगर इन पर हम सक्रिय नहीं करते तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो जाती। तो 1929 की महामंदी के कारण ही ब्रिटिश सरकार ने फिर देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए सक्रिय होना शुरू हुई। और इसी चलते हुए 1931 में एक समिति गठित हो गई। 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, इस समिति की गठन हुआ 1931 में, और इस समिति ने भी केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की कि अगर भारत में बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रण करना है, उसको रेगुलेट करना है, तो उसके लिए एक बैंक, केंद्रीय बैंक होना आवश्यक है। फिर यहाँ पर दो संस्थाएं हो चुकी थी, एक तो हिल्टन यंग आयोग जिसने अपनी सिफारिश दी थी 1926 में, और दूसरा भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति जिसने अपनी सिफारिश दी थी 1931 में, राइट। उन दोनों को आधार बनाकर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 या आरबीआई एक्ट 1934 पारित हुआ, और इसी एक्ट के माध्यम से हमारे देश में आरबीआई की स्थापना हुई। तो यहाँ पर आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से ही 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की संपत्ति के साथ में, राइट, और इस 5 करोड़ की जो संपत्ति थी इसमें 100 रुपए के 5 लाख शेयर थे, राइट, जिनमें अधिकांश जो हिस्सेदारी थी वो कि ब्रिटिश सरकार की भी थी और कुछ निजी व्यक्तियों ने भी इन शेयर को खरीद लिया था। तो आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की संपत्ति के साथ में आरबीआई की स्थापना हुई। और आपको पता है कि आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, राइट। उसके बाद में जो आरबीआई थी वो निजी बैंक के रूप में कार्यरत थी। फिर हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद में, देखिए, स्वतंत्रता के बाद में एक एक्ट पारित किया गया था जिसका नाम था 1948-49 में आरबीआई ट्रांसफर टू ओनरशिप एक्ट 1948, राइट। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 1935 में जब आरबीआई की स्थापना की गई थी तो उसमें अधिकांश जो शेयर थे वो निजी लोगों ने खरीद लिए थे, इसलिए आरबीआई एक निजी बैंक के रूप में कार्यरत थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में हमारे देश में बैंकिंग व्यवस्था का विकास हो सके, इसके लिए केंद्रीय बैंक की आवश्यकता थी, और केंद्रीय बैंक पहले से ही स्थापित थी। तो हमने क्या किया कि एक एक्ट सरकार लेके आई कि ट्रांसफर टू ओनरशिप, मतलब जितने भी निजी शेयर थे वो किसको सौंप दिए गए, सरकार को सौंप दिए गए, और इससे अब जो आरबीआई है वो देश का बैंक माना जाएगा। तो यहाँ पर 1948-49 में आरबीआई ट्रांसफर टू ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत निजी लोगों के जो शेयर थे उनको भारत सरकार को सौंप दिया गया, और इस तरीके से यहाँ पर 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो इस तरीके से 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया, और जो आरबीआई है वो भारत की बैंक के रूप में उसका राष्ट्रीयकरण हो गया। लेकिन हम कहते हैं कि जो आरबीआई है वो रेगुलेटर बैंक भी है या नियंत्रक बैंक भी है। अब यहाँ पर इसको जो शक्तियां हैं वो कहाँ से मिली, तो देखिए आरबीआई के पास में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वो कंट्रोल करने की हो, फैसिलेट करने की हो, या फिर यहाँ पर रेगुलेट करने की हो, वो सभी शक्तियां 2 एक्ट से प्राप्त होती हैं। तो आरबीआई को जो कुछ शक्तियां हैं वो तो आरबीआई एक्ट 1934 से प्राप्त है, राइट। तो आरबीआई 1934 एक्ट के माध्यम से आरबीआई अपने
कार्यों को संपादित करता है। वहीं 1949 में एक एक्ट और पारित हुआ था, उसका नाम था बैंकिंग विनियमन एक्ट या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, राइट। तो बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट है ये कब लाया गया था? 1949 में लाया गया था। तो यहाँ पर कुछ शक्तियाँ तो जो हैं वो आरबीआई के पास में कहाँ से आ गई थी? आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से। वहीं बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट था जो कि 1949 में लाया गया था, इसको भी भारत में बैंकिंग विकास के लिए लाया गया था। और इस एक्ट के माध्यम से भी आरबीआई को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हो गई थी, जैसे कंपनियों को बैंकों का लाइसेंस देना। देखिए वर्तमान समय में एक चर्चा चल रही है कि जो देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनको बैंक का लाइसेंस दे देना चाहिए, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें समस्या क्या है? अगर कोई निजी बैंक की स्थापना होती है तो वो तो हमारे देश के हित में है, लेकिन ध्यान रखिए वो अहित में भी हो सकती है। कैसे? आप समझिए। देखिए जब जो बैंकें होती हैं, राइट, बैंक मैंने पहले भी बताया है कि बैंकें जमाएं स्वीकार करती हैं, राइट। कुल मिलाकर जब आम नागरिक बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है, जैसे उदाहरण के तौर पर जब कोई भी व्यक्ति बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है तो उसको हम उदाहरण रूप से मान लेते हैं कि उसको बैंक 4% का क्या देती हैं? इंटरेस्ट देती हैं, लोन देती हैं, राइट। 4% पर 4% का ब्याज देती हैं। अब बैंक इसी पैसे को 8% पर उद्योगों को या फिर सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में इसको ब्याज दे देती हैं, राइट। और जो बचा डिफरेंस है इससे ही जो है बैंक क्या करती हैं? प्रॉफिट कम करती हैं। अगर जैसे मैंने कह लिया कि कोई प्राइवेट बैंक है, अब उस प्राइवेट बैंक ने लोगों से कहा कि हम आपको आपकी जो सेविंग्स हैं उस पर 5% का ब्याज देंगे, तो लोग जितनी भी उनके पास में सेविंग है वो इस बैंक में क्या कर देंगे? डिपॉजिट कर देंगे। और फिर अगर उस बैंक ने भ्रष्टाचार के चलते हुए या फिर किसी अन्य जो इनसाइडर ट्रेडिंग है या किसी अन्य इलीगल माध्यम से अगर उस पूरे के पूरे पैसे को अपने परिचितों को दे दिया, अपने रिश्तेदारों को दे दिया, या कुल मिलाकर ऐसे व्यक्तियों को दे दिया जिन्होंने वो लोन रिटर्न किया ही नहीं, तो अब सोचो कि जो जितना भी पैसा है अगर वो ऐसे लोगों को दे दिया जाएगा जो रिटर्न नहीं करेंगे, तो फिर ये जो बैंक है ये इन व्यक्तियों की जो जमा है वो कहाँ से लौट आएगी। और यही तो जो अभी था यस बैंक की क्राइसिस था, या आपने नीरव मोदी का नाम सुना होगा, ये सब इसी समस्या से है। और आप समझिए जब कोई भी बैंक क्या होती है? कोलैप्स होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से लोगों की जब जमाएं डूबती हैं तो लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठता है। और आप ध्यान रखिए अगर लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा, वो अपनी सेविंग्स को जमा नहीं करेंगे, तो हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत बुरी तरीके से क्या होगी? प्रभावित होगी, राइट। इसीलिए किसी भी संस्था को आसानी से बैंक का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है और वो रिक्वायरमेंट होगी तभी लाइसेंस दिया जाएगा। तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के माध्यम से किसी भी कंपनी को बैंक का जो लाइसेंस है वो आरबीआई के द्वारा प्रदान किया जाता है। और आरबीआई उस संस्था को लाइसेंस देने से पहले उसकी बैलेंस शीट, उसकी जो आर्थिक इतिहास है वो पूरा का पूरा देखती है, और संतुष्ट होने पर ही यहाँ पर कंपनियों को बैंकों का लाइसेंस दिया जाता है। वहीं दूसरा यहाँ पर हो जाएगा कि बैंकों को शाखा खोलने की अनुमति, राइट। यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर जो बैंकों की जो प्रॉफिट होती है वो यही 4% होती है। और आप समझिए अगर कोई भी बैंक अनावश्यक रूप से हर जगह पर अपनी शाखाएं खोलेंगे, अपना खर्चा बढ़ाएंगे, तो सीधी सी बात है बैंकिंग की जो बैंकों की खुद की जो एक तरीके से इनकम है वो उससे अफेक्टेड होगी। इसीलिए यहाँ पर जो बैंक खोलने की अनुमति है वो भी आरबीआई देती है। तो यहाँ पर इस अधिनियम से
बैंकों को, कंपनियों को बैंकों का लाइसेंस देना, बैंकों को शाखा खोलने की अनुमति देना, या बैंकों के लिए ऑडिट नॉर्म्स, राइट, उन्होंने जो जितने भी ऋण दिए हैं और जितनी भी उनके पास में डिपॉजिट है उनका ऑडिट कैसा होना चाहिए, उस संबंधी सभी नॉर्म्स जो हैं वो आरबीआई द्वारा तय किए जाते हैं। फिर तरलता नॉर्म्स जो हैं कि प्रत्येक बैंक के पास में हर समय एसएलआर के रूप में कितनी जो है पूंजी होना चाहिए, या कितनी पूंजी को बैंक ऋण दे सकती हैं, किस रेट पर दे सकती हैं, तो यहाँ पर तरलता नॉर्म्स भी यहाँ पर जो है आरबीआई तय करती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के माध्यम से आरबीआई कंपनियों को बैंकों का लाइसेंस देना, फिर बैंकों की शाखा खोलने की अनुमति देना, ऑडिट नॉर्म्स तय करना और तरलता नॉर्म्स तय करती है, राइट। और एक एक्ट कौन सा हो जाएगा, आरबीआई। तो यहाँ पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक, एक तो आरबीआई एक्ट 1934 और विनियमन अधिनियम या रेगुलेटिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ही प्रयोग करती है। इसीलिए यहाँ पर जो आरबीआई है वह नियंत्रक बैंक एवं केंद्रीय बैंक का स्वरूप में कार्य करती है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि हमारे देश की जो केंद्रीय बैंक है और जो रेगुलेटिंग बैंक है वो है आरबीआई, और आरबीआई की ये जो शक्तियां हैं ये एक तो आरबीआई एक्ट 1934 से प्राप्त होती हैं और दूसरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से प्राप्त होती है, राइट। अब अगर आपको यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाए कि आरबीआई भारत की नियंत्रक एवं रेगुलेटिंग कंट्रोलिंग, राइट, रेगुलेटिंग नियंत्रक बैंक एवं केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती है, क्यों? तो आपको इन दोनों एक्ट के बारे में बहुत अच्छे से उत्तर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दोनों एक्ट की वजह से ही आरबीआई हमारे देश की सेंट्रल बैंक एवं रेगुलेटर बैंक के रूप में कार्य करती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं हम आरबीआई के प्रमुख तथ्यों के बारे में। संक्षेप में हम जानकारी को पढ़ते हैं। देखिए, आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और स्थापना के समय आरबीआई की कुल संपत्ति थी 5 करोड़, और ये जो 5 करोड़ की संपत्ति थी ये 100 रुपए के 5 लाख शेयर जारी करके ही जुटाई गई थी, राइट। और फिर एक यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर आरबीआई का जो था स्थापना वो राष्ट्रीयकरण जो था वो 1949 में हुआ था। वहीं आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, और वहीं पर जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे, सीडी देशमुख है। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो स्वतंत्रता से पहले कोलकाता में था, परंतु स्वतंत्रता के बाद में आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। एक और मुख्य चीज यहाँ पर, आरबीआई के यहाँ पर एक हेडक्वार्टर है जो कि कहाँ पर है, मुंबई में, और 4 क्या है, उप मुख्यालय है जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में है। इसके साथ ही आरबीआई के 27 क्या है, रीजनल सेंटर्स भी हैं। अब आरबीआई की जो फंक्शनिंग बॉडी है उसका कंपोजिशन क्या है, तो आरबीआई की संरचना में देखें तो आरबीआई की जो फंक्शनिंग बॉडी है वो है आधिकारिक निदेशक मंडल, राइट। और आधिकारिक जो निदेशक मंडल है उसमें 5 गवर्नर होते हैं, जिसमें से एक को हम कहते हैं मुख्य गवर्नर और 4 क्या होते हैं, डिप्टी गवर्नर। तो आरबीआई की फंक्शनिंग जो बॉडी है वो आधिकारिक निदेशक मंडल है जिसमें एक गवर्नर होता है और 4 क्या होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष होता है। वहीं आरबीआई का जो केंद्रीय बैंक बोर्ड है, राइट, इन दोनों में अंतर समझना, ये आरबीआई का आधिकारिक निदेशक मंडल है जो कि डे टू डे फंक्शनिंग करता है। वहीं अगर हम मौद्रिक नीति या आरबीआई के जो रेगुलेटिंग है या नियंत्रक जो कार्य हैं उनको संपादित करने के लिए जो केंद्रीय बैंक बोर्ड होता है उसकी संरचना यहाँ पर अलग प्रकार की है। तो जो केंद्रीय बैंक बोर्ड या केंद्रीय संचालय जो मंडल है
उसमें कुछ ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं और कुछ उसमें नॉन ऑफिशियल्स डायरेक्टर्स होते हैं, राइट। जो ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, राइट, उसमें एक गवर्नर हो जाएगा और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, राइट। वहीं जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं इनकी संख्या यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 तो यहाँ पर शासकीय अधिकारी होते हैं, राइट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो जो वित्त सचिव है और एक और जो अधिकारी है, तो यहाँ पर 2 शासकीय अधिकारी इस नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर बोर्ड में होते हैं। वहीं 10 जो डायरेक्टर हैं वो सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति में जितना आरबीआई का योगदान होता है, अगर हम यहाँ पर सरकार से समन्वय कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो आरबीआई की नीतियां हैं या मौद्रिक नीति हैं या अन्य नीतियां वो उतनी कारगर ना हो। इसीलिए यहाँ पर 10 जो है अलग अलग क्षेत्रों के डायरेक्टर्स को जो है सरकार नियुक्त करती है। तो 2 तो यहाँ पर शासकीय अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये होते हैं, तो इनके पास में गवर्नमेंट डेजिग्नेशन होता है। और वहीं 10 डायरेक्टर को सरकार मनोनीत करती है, राइट। फिर वहीं जो 4 डायरेक्टर्स होते हैं वो आरबीआई के उप मुख्यालय दिल्ली, जो हमने देखा था यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनके जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ये यहाँ पर आरबीआई का केंद्रीय संचालय या केंद्रीय बोर्ड का कंपोजिशन है। अब हम यहाँ पर समझेंगे आरबीआई के कार्य। तो आरबीआई के कार्य जो हैं वो हमको एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर एग्जाम्स में अगर 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है, राइट, 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है तो हम यहाँ पर सीधा आरबीआई की परिभाषा, एक तो आरबीआई की जो हम परिभाषित करेंगे, और आरबीआई को परिभाषित करने का सबसे अच्छा वही है कि आरबीआई एक्ट 1934 एवं जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरबीआई भारत का क्या है, नियंत्रक एवं रेगुलेटर बैंक है, राइट। और इसके जो कार्य हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे शाख नियंत्रण, बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करना, विकास में भूमिका निभाना, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना, सरकार के बैंकर व सलाहकार के रूप में कार्य करना, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करना, आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व करना, मौद्रिक नीति का संचालन करना और नोट निर्गमन करना। तो यदि हम इन बिंदुओं को लिखते हैं तो हमारा 5 नंबर का जो है वो उत्तर तैयार हो जाता है। अब अगर यही 11 नंबर में पूछा जाता है तो हमें ये जो जितने भी कार्य हैं इनको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर आरबीआई के कार्यों से। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर मौद्रिक नीति का संचालन करना। अब देखिए हमारा जो सिलेबस है उसमें मौद्रिक जो नीति है वो अलग से दिया हुआ है और यहाँ पर हम एक कार्य के रूप में भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मौद्रिक नीति है वो एक व्यापक नीति होती है और आरबीआई अपने गुणात्मक एवं मात्रात्मक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से बाजार में तरलता को नियंत्रित करती है और इसके लिए मौद्रिक नीति बनाती है। तो मौद्रिक नीति को हम एक सेपरेट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल में आप यहाँ पर समझिए कि देखिए बाजार में तरलता और जो है दो चीज़ों की अगर हम यहाँ पर देखें तो एक शब्द आपने सुना होगा मुद्रास्फीति, राइट, और दूसरा आपने सुना होगा यहाँ पर मुद्रा अपस्फीति, राइट, या हम जिसको कह सकते हैं मंदी की स्थिति। अब यहाँ पर होता क्या है कि बाजार में तरलता या लिक्विडिटी या फिर हम क्या कहेंगे, ये जो शब्द है ये बार बार हमारे इसमें आएगा तो ध्यान रखिए। तरलता का मतलब है बाजार में कैश की उपलब्धता। अगर बाजार में कैश आसानी से है तो हम कहेंगे कि बाजार में तरलता है और कैश आसानी से उपलब्ध नहीं है तो तरलता में क्या है, कमी है। अब देखिए यदि बाजार में तरलता अधिक होगी और तरलता अधिक होगी तो सीधी सी बात है उससे क्या बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है। जैसे 1 किलो आलू है और खरीदने वाले 10 व्यक्ति हैं तो आलू की सप्लाई उतनी है लेकिन 10 लोगों के पास में पैसा है तो उसकी वजह से आलू के दाम में बढ़ जाएंगे, अर्थात क्या होगी, मुद्रास्फीति जो है
महंगाई को ही हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। अब ये जो है सतत एवं कम जो मुद्रास्फीति होती है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अगर मुद्रास्फीति बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे जो निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति होते हैं उनको कई प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। जैसे वर्तमान समय में 2021 में जो पेट्रोल एवं डीजल के दाम बढ़े हैं उससे आम आदमी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। वहीं इसकी विपरीत स्थिति अगर हम देखें कि अगर बाजार में तरलता नहीं होगी तो आप समझिएगा बचत नहीं होगी, या फिर हम कहेंगे कि निवेश नहीं होगा तो नए उद्योग धंधों की स्थापना नहीं होगी, उद्योग धंधों की स्थापना नहीं होगी तो रोजगार नहीं होंगे तो मांग नहीं बढ़ेगी, और इससे हमारी जो है मांग नहीं बढ़ने से एक और बेरोजगारी भी बढ़ेगी और उत्पादन भी कम होगा, और वो मुद्रा अपस्फीति की क्या होगी, स्थिति होगी, और लंबे समय तक ये स्थिति रहती तो उसको हम मंदी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर तरलता की कमी या अधिकता से दुष्परिणाम होते हैं। तरलता अधिक होगी तो मुद्रास्फीति की समस्या होगी, और तरलता कम होगी तो वो मुद्रा अपस्फीति या मंदी की स्थिति होगी। और इसको समन्वय बनाने के लिए समन्वय बनाने के लिए यहाँ पर आरबीआई जो है मौद्रिक नीति क्या करती है, संचालन करती है। तो देश में आर्थिक विकास एवं मुद्रास्फीति में समन्वय बनाने के लिए बाजार में ये तरलता है, राइट, सरलता से समझ लो, तरलता लिखा है, राइट। तो तरलता के लिए या तरलता नियंत्रण हेतु मौद्रिक नीति तैयार करती है, उसको एग्जीक्यूट करती है और उस पर निगरानी भी रखती है। तो आरबीआई का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, मौद्रिक नीति का संचालन करना। तो ये आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ, मौद्रिक नीति का संचालन। अब दूसरा हो जाएगा यहाँ पर नोट निर्गमन, राइट। अब नोट निर्गमन का मतलब यहां पर हुआ कि आरबीआई जो है हमारे देश में 1 रुपये को छोड़कर, राइट, ये मैं आपको यहां पर बता दूं, 1 रुपये को छोड़कर यहां पर, तो 1 रुपये को छोड़कर 1 रुपये नोट तथा 1 रुपये नोट को छोड़कर सभी नोटों का जो निर्गमन है वो कौन करता है, आरबीआई ही करता है। अब एक बच्चों वाला प्रश्न आपको पता होगा कि आरबीआई जो है कि अब आरबीआई नोटों को क्या कर सकती है, छाप सकती है। तो क्यों ना आरबीआई इतने पैसे छाप दे कि हमारे देश के हर एक व्यक्ति को 15 लाख जो है रुपए मिल जाए। लेकिन आपने प्री पास कर लिया तो मैं आपको संक्षेप में बता दे रहा हूं कि देखिए यहां पर अगर आवश्यकता से अधिक जो है करेंसी प्रिंट की जाती है तो उससे होगा क्या कि बाजार में जब नकदी बढ़ेगी, राइट, या बाजार में जब तरलता बढ़ेगी तो उससे क्या बढ़ेगी, मुद्रास्फीति। और अभी मैंने आपको बताया था कि मुद्रास्फीति का दुष्परिणाम क्या होता है। इसीलिए यहाँ पर आरबीआई स्वयं से या स्वयं की इच्छा से नोटों को छाप नहीं सकती है। अब अगर आरबीआई स्वयं से या अपनी इच्छा से नोटों को नहीं छापती है तो फिर कौन सा पैमाना है जिसके आधार पर आरबीआई नोट छापता है, उसका पैमाना है न्यूनतम निधि पद्धति। तो आरबीआई 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी नोटों को निर्गमन या छापती है और इसके लिए यहाँ पर वह न्यूनतम निधि पद्धति को अपनाती है। अब ये पद्धति क्या है इसको बहुत अच्छे से समझना, राइट। देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर 2021 में जो नोट छापेगी तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है यहाँ पर, तो न्यूनतम निधि पद्धति या इसको न्यूनतम कोष पद्धति भी कहा जाता है, राइट। तो कहीं कहीं पर आपको ये कोष भी मिलेगा। तो नोट निर्गमन हेतु जो न्यूनतम कोष पद्धति या निधि पद्धति होती है, इस पद्धति के अनुसार आरबीआई जब नोट छापता है तो उसके पास में निर्गमित नोटों के पीछे, राइट, कहने का मतलब ये है कि जितने मूल्य के नोट छप रहे हैं उन निर्गमित नोटों के पीछे आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए, जिसमें से 115 किस्में स्वर्ण के रूप में और 85 करोड़ विदेशी मुद्रा के रूप में रखना
जरूरी होता है। अर्थात अगर ये 200 करोड़ नहीं होंगे तो फिर यहाँ पर नोट जो है वो निर्गमित नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि न्यूनतम निधि पद्धति के अनुसार, जिसको आरबीआई ने 1957 से स्वीकार किया है या इसको आरबीआई अपना रही है, और इसके तहत जो निर्गमित नोट होते हैं उनके पीछे रिजर्व बैंक के पास में 200 करोड़ रुपए जो है वो 200 करोड़ रुपए होना जरूरी है, जिसमें से 115 स्वर्ण के रूप में और 85 करोड़ की विदेश मुद्रा रखना आवश्यक होता है। तभी आरबीआई यहाँ पर जो है नए नोटों को छाप सकती है या उनका निर्गमन कर सकती है। इसके साथ ही ऐसे नोट जो कि कट जाते हैं, फट जाते हैं, या जब आप कपड़े धोते हैं तो साथ में उनको भी धो देते हैं, तो ऐसे नोट जो परिचलन ना हो सकते हैं या परिचलन के अयोग्य होते हैं, राइट, उन नोटों को क्या करता है यहाँ पर आरबीआई नष्ट कर देता है और उनकी जगह पर दूसरे नोटों को छाप देता है। अब ये एक एक्स्ट्रा जानकारी है कि आरबीआई 1 रुपए के नोट एवं यहाँ पर जो सिक्के हैं उनका निर्गमन नहीं करता है, इनका निर्गमन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, राइट। तो इसमें से 2 चीजें याद रखनी है, नोटों का निर्गमन आरबीआई करता है, इसके लिए न्यूनतम निधि पद्धति को स्वीकार करता है, और जो जितने भी नोट होते हैं उस पर गवर्नर के क्या होते हैं, साइन होते हैं, राइट। अगला हो जाएगा यहाँ पर साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल, राइट। क्रेडिट कंट्रोल को हम सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। तो जैसा कि मैंने अभी बताया है कि आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से, अर्थात आरबीआई अपने परिमाणात्मक या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और गुणात्मक उपाय क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से तथा विशेषीकृत वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्थाओं की स्थापना, जैसे औद्योगिक जो है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिडबी की स्थापना की गई, कृषि क्षेत्र में साख सृजन के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई, तथा मुद्रा एवं साख की मांग एवं आपूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करती है, और इसे ही क्या कहा जाता है, साख नियंत्रण कहा जाता है। तो आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति अर्थात क्वांटिटेटिव टूल्स एवं क्वालिटेटिव टूल के माध्यम से, विभिन्न संस्थाओं की स्थापना के माध्यम से यहाँ पर मुद्रा की मांग एवं आपूर्ति को निर्धारित करती है या उनमें संतुलन स्थापित करती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, साख नियंत्रण कहते हैं या क्रेडिट कंट्रोल कहा जाता है। अब अगला कार्य हो जाएगा यहाँ पर सरकार के बैंकर, एजेंट व सलाहकार के रूप में। यहाँ पर सरकार के बैंकर के रूप में तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर यही देखेंगे कि सरकार के बैंकर के रूप में एक आम उपभोक्ता जिन सुविधाओं को बैंक से लेता है वही सुविधाएं जो है वो बैंक जो है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को उपलब्ध कराती हैं। अर्थात केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के जो खाते हैं उनको व्यवस्थित करने का काम आरबीआई का होता है, राइट। इसके साथ ही जो जितने भी बैंकिंग कार्य होते हैं वो यहाँ पर आरबीआई ही संपन्न करता है। तो जैसे हमारे जो जितने भी बैंकिंग कार्य होते हैं वो बैंक के माध्यम से किए जाते हैं, वहीं पर केंद्र एवं राज्य सरकारों के सभी बैंकिंग कार्य आरबीआई संपन्न करता है। वहीं ये सार्वजनिक ऋण की भी क्या करता है, व्यवस्था करता है। जब कभी भी सरकार के पास में फंड की आवश्यकता होती है तो सरकार के माध्यम से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको बेचकर या अन्य किसी पद्धति से यहाँ पर सार्वजनिक ऋण या पब्लिक जो डेट है उसकी व्यवस्था कौन करता है, यहाँ पर आरबीआई ही करता है। एवं आवश्यकता पड़ने पर जो मौद्रिक नीति है या आर्थिक जो नीतियां होती हैं उन पर भी सलाह देता है। इस तरीके से यहाँ पर आरबीआई सरकार के बैंकर के रूप में, राइट, एजेंट के रूप में। यहाँ पर एजेंट से तात्पर्य हुआ कि आईएमएफ में जो है भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, आरबीआई। तो इस तरीके से बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार के रूप में आरबीआई कार्य करता है।
अगला हो जाएगा यहाँ पर बैंकों के बैंक के रूप में। तो जैसा कि मैंने बताया है कि रिजर्व बैंक अन्य बैंकों के लिए वह कार्य करता है जो अन्य बैंकें ग्राहकों के लिए कार्य करती हैं। अर्थात आरबीआई अन्य बैंकों के खातों को मेंटेन करता है, आवश्यकता पड़ने पर जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं उनको ऋण देता है, और जब व्यापारिक बैंकों के पास में सरप्लस मनी होती है तो वाणिज्यिक बैंक उस जो सरप्लस मनी है उसको आरबीआई में पार्क भी कर सकते हैं रिवर्स रेपो के माध्यम से। तो कुल मिलाकर हम वही कह सकते हैं कि अन्य बैंकों के लिए जो बैंकिंग फैसिलिटी है वो आरबीआई उपलब्ध कराती है, और दूसरा बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर जो अंतिम ऋणदाता है, भारत में जो ऋण दे सकता है वो कौन है? आरबीआई है। इसके साथ ही यहाँ पर बैंकों के खाते व्यवस्थित करने का काम भी कौन करता है? आरबीआई। इसीलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करना, राइट? विनियमित करना, रेगुलेट करना। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे देश में बैंकिंग प्रणाली में जो जितने भी मानदंड होते हैं उनका निर्धारण कौन करता है? आरबीआई करता है। तो बैंकिंग परिचालन के विस्तृत जो मानदंड हैं उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। जैसे केवाईसी जो फॉर्म है उसकी पहल भी आरबीआई ने शुरू की थी कि आप अगर किसी भी व्यक्ति को लोन दे देंगे तो वो आपका पैसा खा के भाग जाएगा। इसीलिए आपको पता होगा कि केवाईसी, राइट, नो योर कस्टमर, राइट, ये पहल भी आरबीआई के माध्यम से शुरू की गई थी। फिर आरबीआई समय समय पर जो है बैंक में कितना पैसा अनिवार्य रूप से आपके खाते में होना चाहिए, या फिर जैसे आपने ऐड में सुना होगा कि यहाँ पर अगर आपके खाते में कोई भी हेरा फेरी होती है या कई प्रकार के जो जितने भी मानदंड होते हैं या जो जितनी भी बैंकें होती हैं उनको अपनी बैलेंस शीट बनानी है, इतने दिन में आरबीआई को ब्यौरा देना है, इतनी जो है इस रेट से कम पर ऋण नहीं देना है। तो जितने भी बैंकिंग परिचालन के मानदंड होते हैं वो आरबीआई के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं, राइट। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा बैंकिंग अधिनियम 1949 के कार्य। यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है, आप अच्छे से, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। तो बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करने के लिए आरबीआई क्या करता है? 1949 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो कंपनियां हैं उनको बैंक का लाइसेंस देता है, राइट, उनके खातों को मैनेज करता है, तरलता जो नॉर्म्स है उनको निर्धारित करता है, राइट, इत्यादि। इसके साथ ही यहाँ पर जो है आरबीआई जमाकर्ता के जो है हितों की रक्षा करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, राइट। इसीलिए यहाँ पर हर किसी भी कंपनी को जो है बैंकिंग का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है आरबीआई जमाकर्ता के हितों की रक्षा हो, इसके लिए आरबीआई सीआरआर के रूप में प्रत्येक बैंक का जो कुल पूंजी होती है उसका कुछ भाग अपने पास रखता है, उनको एसएलआर रखने के लिए कहता है। तो यहाँ पर जमाकर्ता के हितों की रक्षा करता है और किफ़ायती जो है सेवाएं आम नागरिकों को उपलब्ध कराता है। तो इस तरीके से ये वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करता है, राइट। अगला कार्य क्या है यहाँ पर? विदेशी मुद्रा भंडार पर नियंत्रण। यहाँ पर जो विदेशी मुद्रा होती है उसका भंडार करने का जो कार्य है वो आरबीआई के माध्यम से ही किया जाता है, राइट। जो फॉरेक्स रिजर्व हैं उनको आरबीआई के माध्यम से या आरबीआई मैनेज करती है। फिर जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट है, राइट, उसको स्थिर बनाने के लिए भी यहाँ पर आरबीआई प्रयास करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कहूँ कि अभी जो एक यूएस डॉलर है उसकी कीमत अगर हम देखें तो जैसे 75 रुपये है। अब अगर आप समझिए अगर हमारा यहाँ पर रुपया कमज़ोर होता है, एक डॉलर की कीमत अगर यहाँ पर 80 रुपये हो जाती है और जब हमारा पैसा क्या होगा? कमज़ोर होगा, तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, राइट। इसीलिए
यहाँ पर आरबीआई रुपया कमजोर ना हो पाए इसके लिए कई प्रकार के जो है उपाय उठाता है, राइट, जिसको हम मौद्रिक नीति में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो है एक्सचेंज रेट है उसको रखने का प्रयास करता है और जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है इसके माध्यम से विदेशी मुद्रा का भंडार करना, संरक्षण करना और प्रबंधन करने का कार्य भी कौन करता है? आरबीआई करता है, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर विकासात्मक कार्य। अब देखिए भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो वित्त प्रणाली है उसका विकास करना एवं आधुनिकीकरण जो करना, उसके लिए आरबीआई कार्यरत है एवं प्रयासरत है, राइट। जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना, राइट, एटीएम सुविधाओं का या अन्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, राइट, उनके बारे में जागरूकता फैलाना। जैसे आप वर्तमान समय में देखते हैं टीवी में कई एड्स आते हैं जिसमें आरबीआई तरह तरह के विज्ञापन के माध्यम से बैंकिंग जागरूकता उपलब्ध कराता है। वहीं विकास की मुख्य धारा में वंचितों को लाना, और ये जो पॉइंट है इसी को हम क्या कहते हैं? वित्तीय समावेशन। तो आगे हमारा एक पूरा का पूरा टॉपिक है वित्तीय समावेशन का, जिसको हम आगे भी समझेंगे। फिर वित्तीय नवाचार, जो नई टेक्नोलॉजी है, नई इनिशिएटिव्स हैं, उनको भी यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग प्रणाली में जो भी खामियां होती हैं या जो बेसल नॉर्म्स होते हैं उनको अप्लाई करने की बात हो या जो नई नई जो भी विधियां होती हैं, राइट, आवश्यकता पड़ने पर उस नवाचार को कौन अपनाता है? यहाँ पर आरबीआई ने अपनाता है। इसके साथ ही विशेषीकृत वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों की स्थापना करना, जैसे कृषि शाखा के लिए नाबार्ड की स्थापना में आरबीआई का योगदान था, वैसे ही जो है औद्योगिक विकास के लिए सिडबी की स्थापना इत्यादि। वहीं अगर हम कृषि की देखें तो कृषि शाखा की व्यवस्था भी कौन करता है? नाबार्ड करता है। आरबीआई का जो कृषि शाखा विभाग है वो कृषि क्षेत्र में निवेश सुविधा मुहैया कराने के लिए या शाखा सुविधा को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत होता है, और इसके लिए ही नाबार्ड की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, राइट। और नाबार्ड जो कि कृषि क्षेत्र में पुनर्वित्त वाली सर्वोच्च संस्था है, और आरबीआई अपने फंड के लिए आरबीआई तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर निर्भर होता है। अगली जो है हम यहाँ पर देखें तो ये जो है छोटे छोटे पॉइंट हैं, जैसे आरबीआई जो है वो आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, राइट। वैसे ही आरबीआई का महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक आंकड़ों को संकलित करना एवं उनको प्रकाशित करना, राइट। आरबीआई की हर 2 माही जो बैठक होती है उसमें अर्थव्यवस्था के आंकड़ों का संकलन किया जाता है और आरबीआई उनका प्रकाशन भी करता है, राइट। फिर औद्योगिक वित्त की व्यवस्था में सहायता करना, एक तरीके से ये कृषि क्षेत्र के बारे में लिखा है तो ये औद्योगिक क्षेत्र के बारे में लिखा है, औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करना। और इसके लिए आरबीआई ने औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना, राज्य वित्त निगम की स्थापना में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और सबसे आखिरी का हो जाएगा यहाँ पर विदेशी विनिमय दर को नियमन करना, उसकी विदेशी जो विनिमय दर है उसको स्टेबल बनाए रखना या उसका नियमन करने का जो कार्य है वो आरबीआई का है। तो एक तरीके से हमने यहाँ पर मोर देन जो है 200 वर्ड्स, इससे ज़्यादा पढ़ लिया है। अब आरबीआई के कार्यों से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आप आसानी से दे सकते हैं। ध्यान रखें, हो सकता है कि 5 नंबर में जो है वो अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आरबीआई नोट निर्गमन हेतु कौन सी पद्धति को अपनाती है, उत्तर लिखिए। ये हो सकता है 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। फिर जैसे यहाँ पर सरकार शाखा नियंत्रण, आरबीआई शाखा नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है ये प्रश्न। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आरबीआई के कार्यों को 3 नंबर, 11 नंबर और 5 नंबर के लिए बहुत अच्छे से तैयार किया है। आप इसको रिवाइज करें, घर पे लिखने की प्रैक्टिस करें। अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।